थी। विचित्र अनुभव। जहाँ तक मुझे याद है, ठीक इसी तरह यह कहानी मेजर ने मुझे सुनाई थी। सन 1862-63 की सर्दियाँ थी। तब मैं न्यू लंदन, कनेटिकट में टर्नबुल किले का कमांडेंट था। हमारी ज़िंदगी मोर्चे की ज़िंदगी जैसी तेज वाली तो न थी, लेकिन फिर भी यह इतनी तेज ज़रूर थी कि हमें अपने दिमाग व्यस्त रखने के लिए कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन दिनों सारा उत्तरी वातावरण रहस्यमय अफवाहों से भरपूर रहता था। इस तरह की अफवाहें कि विरोधियों के जासूस सब कहीं घुसपैठ बना रहे हैं। वे हमारे उत्तरी किलों में विस्फोट करने, हमारे होटलों को जलाने और हमें संक्रमित कपड़े भेजने आदि इन सब की तैयारियां कर रहे हैं। आपको भी यह सब याद होगा। यह सब हमें सतर्क रखता। यह हमारे किले की परंपरागत उबाऊ जिंदगी में सनसनी पैदा किए रहता था। इसके अलावा यह हमारा भर्ती का स्टेशन भी था। यानी हमारे पास ऊँघने, सपने देखने या इधर उधर घूमने में समय बर्बाद करने की गुंजाइश न थी। हमारी सारी सावधानी के बावजूद भर्ती किए रंग रूटों में से आधे उसी रात हमें धोखा देकर रफू चक्कर हो जाते। अनुतोषिक इतना काफी था कि कोई भी रंग रूट संतरी को 300 या 400 डॉलर देकर खिसक जाता। फिर भी उसे इतनी रकम बच जाती थी कि कोई गरीब आदमी आराम से गुजर कर सके। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जिंदगी ऊँघने वाली न थी। ऐसे में एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में अकेला बैठा कुछ लिखने का काम कर रहा था, तभी एक कमजोर फटीचर सा 14 या 15 साल का लड़का आया। उसने थोड़ा झुककर कहा, मेरे ख्याल में रंगरूट यहाँ भर्ती होते हैं। हाँ श्रीमान, क्या आप मुझे भर्ती करने की कृपा करेंगे? नहीं बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो। उसके चेहरे पर निराशा फैल गई, जो जल्दी ही गहरी उदासी में बदल गई। वह धीरे से दूर हटा, मानो जा रहा हो। फिर थोड़ा झिझका और उसके बाद एक बार फिर मेरा सामना किया। उसके बाद उसने ऐसे लहजे में बात की जो सीधे मेरे दिल को छू गई। मेरा कोई घर नहीं, इस दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं। अगर आप मुझे भर्ती कर लेते तो। लेकिन इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए मैंने यथासंभव नरमी से उसे यह बात बताई। फिर उसे अंगीठी के पास बैठकर ठंड दूर करने के लिए कहा और बोला, तुम भूखे हो, कुछ खा लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसकी आंखों से छलकती कृतज्ञता शब्दों से कई अधिक बयान कर रही थी। वो अंगीठी के पास बैठ गया। मैंने अपना लिखने का काम जारी रखा, बीच बीच में उस पर एक सरसरी निगाह डाल देता। मैंने देखा कि उसके कपड़े और जूते मैले हो चुके थे, लेकिन अच्छी सामग्री के बने थे। यह तथ्य कुछ संकेत देता था। इसके अलावा उसकी आवाज़ धीमी और मधुर थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थी। उसकी चाल ढाल और बात करने का लहजा शालीन था। जाहिर था कि बेचारा किशोर कष्ट में है। फलस्वरूप मुझ में उसके लिए एक दिलचस्पी जगी। मैं अपने काम में खो गया। धीरे धीरे मैं उस लड़के के बारे में भूल गया। पता नहीं इस तरह कितना समय गुजर गया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। लड़के की पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन उसका चेहरा इस तरह घुमा था कि एक गाल मुझे दिखाई दे रहा था। उस गाल पर से चुपचाप आंसू लुढ़क रहे थे। हे भगवान, मैंने अपने आप से कहा, मैं तो भूल ही गया था कि वह बेचारा भूखा है। फिर मैंने अपनी कठोरता की भरपाई के लिए कहा, आओ बच्चे, तुम्हें खाना मेरे साथ खा लो, आज मैं अकेला हूँ। उसने एक बार फिर मेरी तरफ वही कृतज्ञता की नज़र डाली। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मेज के सामने वह कुर्सी पर हाथ रखकर खड़ा रहा, फिर मेरे बैठने के बाद ही बैठा। मैंने अपना छुरी कांटा उठाया, लेकिन उनको पकड़ने के बाद मैं स्थिर बैठा रह गया, क्योंकि वह लड़का सिर झुकाकर चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। मुझ में घर और बचपन की हजारों स्मृतियां जाग उठी। यह सोचकर मेरे मुंह से आह निकल गई कि मैं धर्म और उसके दुखी दिल को सांत्वना, सहारा और राहत देने में कितनी दूर हट चुका हूँ। खाना खाते हुए मुझे पता चला कि किशोर रॉबर्ट विक्लो नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहता है। एक शब्द में कहूँ तो उस लड़के का लालन पालन अच्छा हुआ था। वह बहुत ही सहज और स्पष्टवादी था, जिसने मेरा दिल जीत लिया। हमने मुख्य रूप से उसके बारे में बातें की और मुझे उसका इतिहास जानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब उसने बताया कि उसका जन्म और लालन पालन लुसियाना में हुआ था, तो मेरे दिल में उसके लिए और स्नेह उमड़ा, क्योंकि मैं वहाँ कुछ अरसा रह चुका था। मैं मिसिसिपी नदी के सारे तटवर्ती क्षेत्र से परिचित था।
और वह मुझे बहुत पसंद भी था। मुझे वहाँ से दूर आए इतना समय भी नहीं हुआ था कि उसके प्रति मेरी रुचि मध्यम पड़ जाती। उसके मुँह से निकले नाम मुझे अच्छे लग रहे थे और मैं बातचीत का रुख इस तरफ मोड़ रहा था, जिससे और अधिक विवरण प्राप्त हो। बेटन रोग, फ्लेक्वेमाइन, डोनाल्ड्सोविले, सिस्टी माइल पॉइंट, बॉनेट केरे, स्टाइक लैंडिंग, कोरोलेटन, स्टीमशिप लैंडिंग, स्टीमबोट लैंडिंग, न्यू ऑरलिन्स, थियोपीटल स्ट्रीट, एस्पेलेनेड, रू डे बोनस एम्फेटस, सेंट चार्ल्स होटल, तिवोती सर्कल्स, शेल रोड, पोन्चार्लियन झील और ख़ास तौर पर मेरे लिए आर ईली, नाचेज, एक्लिप्स, जनरल क्लेमेंट, डकन ई, केनेट तथा अन्य परिचित पुराने स्टीमरों के नाम फिर से सुनना आनंददायक था। यह लगभग एक बार फिर से वहाँ होने के समान था। इन नामों से मेरी कल्पना में उस स्थानों का मानव पुनर्निर्माण कर लिया था। संक्षेप में छोटे क्विलो का यही इतिहास था। जब युद्ध आरंभ हुआ, वह उसकी अपंग चाची और पिता बेटन रोक के निकट विशाल और समृद्ध बगान में रहते थे। यह संपत्ति 50 वर्षों से परिवार के पास थी। पिता संघ समर्थक थे, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, पर वह अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। एक रात नकाबपोशों ने उनकी हवेली में आग लगा दी और परिवार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उनका जगह जगह पीछा किया गया और उनको पता चला कि गरीबी, भूख और कष्ट क्या होते हैं। अपंग चाची को आखिरकार मुक्ति मिल गई। कष्ट और अनाश्रिता ने उन्हें मार डाला। वह किसी आवारा की तरह खुले खेत में मर गई। उन पर बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही पिता को एक सशस्त्र दस्ते ने पकड़ लिया। बेटे ने बहुत मिन्नतें की, पर पिता को उसके सामने ही फांसी पर लटका दिया गया। इस मौके पर किशोर के चेहरे पर दुख की घटा घेर आई। वह मानो अपने आप से बात करता हुआ सा लगा। अगर मुझे भर्ती नहीं किया जाता है तो कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता खोज ही लूंगा। जैसे ही पिता को मृत घोषित किया गया, बेटे से कहा गया कि वह 24 घंटों के अंदर इस क्षेत्र से बाहर हो जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उस रात वो नदी किनारे जाकर एक बाग में छिप गया। डेकिन एफ केनर वहां आकर रुका तो वह तैरकर उस पर पहुंचा। वह उसके मस्तूल के साथ बंदी पाल नौका में छिप गया। पाँव फटने से पहले जहाज घाट पर लग गया था और वह छिपकर तट पर आ गया। वहां से वह 3 मील चलकर न्यू ऑरलिन्स के गुड चिल्ड्रन स्ट्रीट में अपने एक चाचा के घर पहुंचा। इससे कुछ समय के लिए उसकी परेशानियां दूर हो गई, लेकिन उसके चाचा भी संघ समर्थक थे। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दक्षिण से जाने का निर्णय लिया। फिर वह और किशोर विकलो छिपकर वहां से निकले और एक जलपोत पर सवार होकर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वहां वे ऑस्टर हाउस में ठहरे। वहां विकलो का कुछ समय अच्छा गुजरा। वह ब्रॉडवे पर घूमता और उत्तर के आश्चर्यजनक दृश्य निहारता। लेकिन अंततः एक परिवर्तन हुआ जो अच्छा नहीं था। पहले तो चाचा खुश नजर आते थे, पर अब वह परेशान और निराश दिखने लगे। वह बहुत चिड़चिड़े हो गए। वह पैसे की बात करने लगे। खर्च हो रहा था और कहीं से मिल नहीं रहा था। अब दो की बात क्या, एक का पेट भरने के लिए भी काफी नहीं बचा था। फिर एक सुबह वह गायब हो गए। नाश्ते के लिए भी नहीं आए। दफ्तर में पूछने पर पता चला कि चाचा ने पिछली रात बिल अदा कर दिया था और वहां से चले गए थे। क्लर्क का ख्याल था कि वह शायद बॉस्टन के लिए रवाना हुए थे, पर वह निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। अब लड़का असहाय सा अकेला रह गया था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। उसने सोचा कि चाचा का पीछा करके उन्हें खोजने की कोशिश करे। वह घाट पर पहुंचा तो पता चला उसकी जेब में जो थोड़े पैसे थे, उनसे बॉस्टन तक नहीं जाया जा सकता। लेकिन वह इतने पैसों से न्यू लंदन तक जा सकता था। अतः उसने वहां तक का भाड़ा अदा किया और आगे भागे पर छोड़ दिया कि वह बॉस्टन तक जाने का कोई ना कोई साधन बना देगा। वह 3 दिनों से न्यू लंदन की सड़कों पर दिन रात मारा मारा फिर रहा था। कहीं भी सो जाता था और जो कोई दया करके दे देता खा लेता। लेकिन वह अब हिम्मत हार गया था। साहस और उम्मीद उम्मीद दोनों खत्म हो गए थे। अगर उसे भर्ती कर लिया जाता तो उससे अधिक कृतज्ञ कोई न होता। अगर वह सिपाही बनने लायक न था तो क्या ढोल बजाने वाला भी नहीं बन सकता था। वह मुझे खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार था और बोला कि उससे बढ़कर कोई एहसानमंद न होगा। थोड़े में किशोर
विक्लो की यही कहानी थी, जैसे कि उसने मुझे सुनाई थी। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, अब तुम दोस्त के बीच हो, वह तुम्हें और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने सार्जेंट जॉन रेबन को बुलाया। वो हार्टफोर्ड से था। उसका घर अब भी वहीं था। शायद वह इसे जानता हो। मैंने उससे कहा कि इस लड़के को बैंड वालों में शामिल कर लो। मैं इसे ढोल बजाने वाला नियुक्त कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो और देखो इसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इस तरह कमांडेंट और ढोल बजाने वाले लड़के के बीच संवाद अब खत्म हुआ। लेकिन उस बेचारे असहाय लड़के के बारे में मेरा दिल अभी भी पसीजा हुआ था। मैंने उसके बारे में जानकारी बनाए रखी, इस उम्मीद में कि उसकी हालत में सुधार होगा और वह खुश नज़र आएगा। लेकिन समय बीतता गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह किसी के साथ भी हिल मिल कर नहीं रहता था। वह सदा खोया खोया सा कुछ सोचता सा रहता। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। एक सुबह रेबर्न ने मुझसे अकेले में बात करने की अनुमति चाही। वह बोला, सर, आशा है आप नाराज़ ना होंगे, लेकिन मामला यह है कि बैंड वाले ऐसी परेशानी में हैं कि किसी न किसी को उनके बारे में बात करना ज़रूरी हो गया है। क्यों, क्या परेशानी है? वो लड़का विक्लो सर, सब बैंड वाले उससे ऐसा सलूक कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, आगे बताओ, उसने क्या किया है? सर, वह प्रार्थना करता है। प्रार्थना? जी सर, उस लड़के की प्रार्थना की वजह से बैंड वालों की ज़िंदगी अशांत हो गई है। सुबह सवेरे उसका पहला काम होता है प्रार्थना, दोपहर को फिर वही, रात को तो इस तरह प्रार्थनाएं करता है जैसे किसी आवेश में हो। वे लोग सो नहीं पाते। एक बार जब वह शुरू होता है तो फिर जैसे उसका कोई अंत ही नहीं होता। वो बैंड मास्टर से शुरू करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, फिर मुख्य बिगुल बजाने वाले का नंबर आता है, उसके लिए प्रार्थना करता है, फिर ढोल वाले के लिए और फिर बारी बारी से सारे बैंड वालों के लिए। इसमें वह ऐसा मगन हो जाता है कि कुछ देर के लिए लगता है कि जैसे वह इस दुनिया का ना हो। मानो उसे विश्वास हो गया है कि अगर सब बैंड वालों को साथ न ले गया तो स्वर्ग में कभी खुश न रह पाएगा। वह इन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है, क्योंकि उनके बिना वहाँ राष्ट्रीय धुन अकेले कैसे बजाएगा। सर, जूतों की बरसात का भी उस पर कोई असर नहीं होता। एक तो अंधेरा होता है, दूसरे वह बड़े नगाड़े के सामने झुककर प्रार्थना करता है। इसलिए जब वे उस पर जूते बरसाते हैं तो उस पर खास असर नहीं होता। वो इसकी जरा भी परवाह नहीं करता, मानो वे उसकी प्रशंसा ऐसे कर रहे हों। वे मिलकर चिल्लाते हैं, अरे चुप हो जा, हमें सोने दे, इसे गोली मार दो, जा कहीं बाहर घूम के आ। लेकिन उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। इससे उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आती। वह इस सब का जरा भी बुरा नहीं मानता। जरा रुक कर वह फिर बोला, किसी मूर्ख बच्चे की तरह सुबह उठते ही वह सारे जूते इकट्ठा करता है, उनको छांट कर हर एक का जोड़ा अलग कर लेता है। अब अब तक उस पर इतनी बार जूते बरसाए गए हैं कि वह हर जूते को पहचानता है। वह अपनी आंखें बंद करके भी उनको छांट सकता है। वह एक बार फिर रुका, लेकिन मैंने उसे टोका नहीं।